Okay, so we are in week one, and today is our second lecture of week number one. कुछ रिकैप मैं आपको दे देता हूँ कि व्हाट वी हैव डिड इन लास्ट वीक, इन लास्ट लेक्चर सॉरी। तो हमने बेसिक सॉफ्टवेयर को देखा, सॉफ्टवेयर की डिफरेंट एप्लीकेशंस को देखा, उसकी मोटिवेशन, इस कोर्स की मोटिवेशन हमने देखा कि वाई वी आर स्टडिंग सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिज़ाइन। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको डिफरेंट एप्लीकेशंस बताई। ठीक है, वन बाय वन हमने इसको डिस्कस भी किया। ठीक है, देन हमने फिर कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स देखी कि व्हाट प्रॉब्लम्स डू वी फेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। वो कौन सी इश्यूज हैं जो हम नॉर्मली हम फेस करते हैं और जिसकी वजह से ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कंसेप्ट आया। ठीक है, तो उसके बारे में हमने बात की कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कब, उसका कंसेप्ट कब से आया और क्यों आया, सॉफ्टवेयर क्राइसिस की वजह से। ठीक है, फिर हमने कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशंस देखी। मैंने आपको कुछ उसके फेजेस बताए थे। ठीक है, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कौन कौन सी फेजेस हैं। तो क्या वो फेजेस बता सकते हैं जो फेजेस हमने डिस्कस किए थे? रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का, ठीक है, उसके बाद फिर डिज़ाइन, फिर कोडिंग, फिर टेस्टिंग, फिर डिप्लॉयमेंट और फिर उसके बाद मेंटेनेंस। ठीक है, अच्छा, फिर एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन हमने देखी थी कि सॉफ्टवेयर जो IEEE है वो सॉफ्टवेयर को ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं, प्लस वी मस्ट हैव सम एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी तो फिर उसको सॉफ्टवेयर नहीं कहते, उसको कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के बगैर फिर हम उसमें चेंजेस इजीली नहीं कर सकते। ठीक है, फिर मैंने आपको अगेन ये एक इमेज, एक पिक्चर दिखाई जिसका मकसद ये था कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को मज़ीद थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो उसमें हमने बात ये की थी कि आपके कस्टमर और प्रोग्रामर के बीच सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज अ ब्रिज काम करता है। ठीक है, ये बात भी हमने डिटेल से ये भी कर लिया और क्यों इसकी सिग्निफिकेंस क्यों है या इस इमेज की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसमें यह है कि देखें, कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स को ले जाकर हमने अगर डायरेक्ट प्रोग्रामर को हम दें, ठीक है, तो फिर इसका आउटपुट कुछ ऐसा होगा कि हम कुछ ब्लंडर्स करेंगे। ठीक है, बहुत से हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। क्योंकि हमने इस ब्रिज को फॉलो नहीं किया या इस ब्रिज से हम गुजर के नहीं गए। इस ब्रिज में हमारे पास क्या है? इस ब्रिज में हमारे पास एक प्रॉपर मैथडोलॉजी है, एक प्रॉपर मैकेनिज़्म है। ठीक है, एक प्रॉपर आप कह लो कि कुछ टेक्निक्स हम उसको फॉलो करेंगे। तो उसके जस्ट हमने जनरली फेजेस देखे थे कि हम इस ब्रिज में जो चीज़ें आती है, तो नंबर 1 ये था कि हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग यहाँ पे करेंगे। नंबर 2 हम प्रॉपर डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, डिज़ाइन में फिर 2 चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, एक आपका डिटेल डिज़ाइन होता है, एक आपका आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आर्किटेक्चर और डिज़ाइन का डिफरेंस भी देखेंगे। ठीक है, तो आपको यही प्रैक्टिस करवानी है कि आपने यूज़र से या कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स ले ली और अब उसके बाद आपने प्रॉपर उसका एनालिसिस करना है और उसका डिज़ाइन करना है। जब एनालिसिस और डिज़ाइन हो गया तो फिर जब हम कोडिंग की फ़ेज़ में आते हैं तो तब हमारे लिए बहुत सी आसानियाँ हो जाती हैं, क्योंकि उस वक्त हमें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। हमें जस्ट डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को एज आ रोड मैप की तरह हम उसे फॉलो करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने जितना भी एनालिसिस, जितना भी डिस्कशन वो हम इस फेज़ में कर लेते हैं। अब जितनी भी चेंजेस होंगी वो हम कहाँ पे करेंगे? हम रिक्वायरमेंट के फ़ेज़ में या डिज़ाइन के फ़ेज़ में। कोशिश हमारी ये होगी कि जितनी ज़्यादा चेंजेस आती हैं उनको इन फर्स्ट 2 फेज़ में अडॉप्ट कर लें। ठीक है, जब प्रोग्रामिंग की बात हो तब हमारा ये है कि हम कम से कम चेंजेस करें। ठीक है, कोशिश तो ये करें कि जो रोड मैप दिया हुआ है डिज़ाइन में उसको फॉलो कर, लेकिन फिर भी इन केस किसी स्टेज पे हमें लगता है कि नहीं, इस डिज़ाइन में कुछ प्रॉब्लम है, तो ठीक है, हम बैक ट्रैक भी कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, हमने कल कुछ बात की थी क्वालिटी पे। ठीक है, तो एक बात आप नोट करें कि सॉफ्टवेयर के अंदर जो क्वालिटी है वो आप किन 2 फेजेस में ज़्यादा ला सकते हो। ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंदर क्वालिटी जो है वो किन 2 फेजेस में आप लोग ला सकते हो।
तो वो नंबर फेज़ आपका नंबर 1 फेज़ है, वो है आपका रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, और दूसरा फेज़ जो है वो है हमारे पास डिज़ाइन। ये 2 फेज़ ऐसे हैं कि जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करके अपने सिस्टम के अंदर क्वालिटी ला सकते हो। इसके बाद जो फेजेस हैं ना, लाइक इसके बाद जो फेज़ है हमारे पास कोड का, कोड की फ़ेज़ में भी क्वालिटी आप ला सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि कोड की फ़ेज़ में, लेकिन जितना आप लेटर स्टेज पे जाओगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, कास्ट होगी। इस बात को अपने पास माइंड में रखिए। जितना ज़्यादा लेटर स्टेज में जाके आप चेंजेस करेंगे उतनी ज़्यादा कास्ट होगी, ठीक है। इस पे एक मैंने शायद एक वो भी ऐड किया होगा, हाँ ठीक है। इस स्लाइड को अगर आप देखें तो क्वेश्चन है कि वाई इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सो डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो उसका जो मेन एक मसला है ना, वो ये चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अगर रिक्वायरमेंट चेंज होती हैं तो आपको उस चेंज को अडॉप्ट करने के लिए बहुत से सॉफ्टवेयर में आपको मज़ीद एफर्ट करनी पड़ेगी। तो अब ये जो पहला फ़ेज़ है आपका डेफिनेशन का फ़ेज़, डेफिनेशन का फ़ेज़ का मतलब ये है कि जिसमें आप रिक्वायरमेंट्स को डिफ़ाइन कर रहे हो। तो इस फेज़ में आप देखें तो कास्ट जो है लेट से वो वन कोई भी यूनिट है, ठीक है, ऐसा वो करें। डेफिनेशन के फ़ेज़ में अगर कोई चेंजेस आती हैं, ठीक है, तो हम उस चेंजेस को अडॉप्ट करेंगे, ठीक है, कास्ट हमारी ये होगी। उसके बाद हम जब नेक्स्ट फेज़ पे जा रहे हैं, लाइक डेवलपमेंट की फ़ेज़ में, डेवलपमेंट की फ़ेज़ में डिज़ाइन आ गया, ठीक है, तो डिज़ाइन फ़ेज़ में कास्ट थोड़ी सी क्या है, उससे ज़्यादा है, ठीक है। ये ज़्यादा क्यों अभी बताता हूँ। और फिर जब आप आखिर में जा रहे हो, मतलब जब सारा कोड हो गया या 50-70% कोड हो गया और अब आप सॉफ्टवेयर कस्टमर को हैंड ओवर करने वाले थे, रिलीज़ करने वाले थे, उस वक्त अगर कोई चेंजेस आती है तो फिर उसको अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। उसकी एग्जांपल मैंने आपको ऐसे ही दी थी, एक जेनेरिक्स एग्जांपल दी थी कि घर हमने बना लिया, अब कस्टमर्स को कीज़ देने की बारी आई, तो उस वक्त अगर कोई कहे कि नहीं मुझे इस बिल्डिंग में एक रूम और चाहिए या ये चाहिए, तो क्या दोबारा सबको तोड़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर के अंदर भी है, जितने अर्ली स्टेजेस में आप एफर्ट करके चेंजेस को अकोमोडेट उसमें कर दो, वी आर फाइन विद इट, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं। लेकिन जितना आगे स्टेजेस में जाओगे, ठीक है, तो आपकी कास्ट उतनी ज़्यादा होगी। ये कास्ट से क्या मतलब है, मैं बार बार एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें सिर्फ नॉट कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, सिर्फ मनी नहीं है, आपकी एफर्ट, अब मनी भी है बिल्कुल, वो भी है, लेकिन आपकी एफर्ट, आपका टाइम, ये सारी चीज़ें आपकी कास्ट में आती हैं, ठीक है। अच्छा जी, वापस चलते हैं हम अपनी प्रीवियस स्लाइड पे। हाँ, आज का जो अभी तक जो थोड़ी प्रीवियस डिस्कशन थी, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो था व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड सॉफ्टवेयर। तो कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, कुछ आप अपने जितना भी आपका थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर के साथ, प्रोग्रामिंग के साथ एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि एक अच्छे सॉफ्टवेयर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वैसे जनरली। जी बोलें बोलें। वन बाय वन बोले, यूज़र फ्रेंडली और टाइम कैपेसिटी कम हो उसका, टाइम कैपेसिटी कम हो, कॉम्प्लेक्सिटी है सर, कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब रनिंग टाइम सर लोड होते हुए ज़्यादा टाइम, ठीक है। अच्छा वन बाय वन अब बताएं, ये क्यों नहीं लिख रहा, एक मिनट में। जितना जनरेट हो सकता है उतना जनरेट काम कर रहे, लेकिन if you make any changes it should reflect anything else. जस्ट एक guys, ये pen इसको क्या हो गया है, चलिए इस तरह लिख लेते हैं। अच्छा क्या बोला आपने, नंबर वन इसको ऐड करते हैं। नंबर वन बोला है किसी ने, यूजर फ्रेंडली बोल, यूज़र, ये तो बहुत गंदी राइटिंग आ रही है, एक मिनट यार, इसको वीडियो को थोड़ा पास करते हैं। और
अच्छा, अब वन बाय वन बताएं। मैंने आपसे क्वेश्चन ये किया कि व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो वन बाय वन बताएं जो आप बता रहे थे। नंबर वन कोई भी बताए, आपने क्या बोला अभी जो बोल रहे थे? यूजर फ्रेंडली। यूज़र फ्रेंडली हो, ठीक है। यूज़र फ्रेंडली से क्या मतलब हुआ? यूज़र फ्रेंडली से मतलब ये है कि उसका इंटरफेस जो है वो अच्छा हो। इंटरफेस अच्छा होने से क्या मतलब, ठीक है, उसका इंटरफेस ऐसा डिफ़िकल्ट ना हो कि एक आम यूज़र लेमैन है उसको यूज़ करना ना आता हो, या उसके लिए कम्प्लेक्सिटी होगी ये मैं क्या करूँ, ठीक है। और दूसरा ये है कि जैसे आप उसको देख लें, अगर फेसबुक को देख लें, वो उसका इंटरफेस काफ़ी सिंपल है, ठीक है। कोई पर्सन लिटरेट है या इलिटरेट है वो उसको इजीली यूज़ कर सकता है। दूसरा इंटरफेस में आप अगर कलर स्कीम देखें तो फेसबुक में कितने कलर्स हैं टोटल? दो ही कलर्स हैं, ब्लू एंड वाइट, ठीक है। तो इंटरफेस में कोई ऐसे कलर्स भी ना यूज़ करें, ठीक है, जो लाइक रेड येलो इतने ज़्यादा, ठीक है। जब कोई नया वेब पे काम करता है उसको बड़ा शौक होता है कलर्स ज़्यादा डालने का, तो ज़्यादा कलर्स बहुत हुआ है, तो ठीक है, कीप इट सिंपल एज पॉसिबल, जितना सिंपल रख सकते हैं आप उसको रखें। अच्छा जी, नंबर टू किसी ने बोला था, क्या बोला था? कोड, क्या चीज़, टाइम टेम्पलेट स्टेबल होना चाहिए सॉफ्टवेयर। क्या होना चाहिए? सॉफ्टवेयर स्टेबल होना चाहिए। Stable। ना हो बार-बार। उसके स्टेबल, बैकएंड में जो कोड हो वो एफिशिएंट हो और रिस्पांस टाइम अच्छा हो इसका। ठीक है, हाँ, एफिशिएंट, सर कोड शॉर्ट, एफिशिएंट या रिस्पांस टाइम अच्छा हो, ठीक है। और कुछ कॉम्प्लेक्सिटी का कोई बोल रहा था? टाइम कैपेसिटी कम होना चाहिए सर। स्पेस कम लें, हाँ, उसको हम कह देंगे, उसके लिए वर्ड अच्छा सा यूज़ करें, कॉम्पैक्ट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, स्पेस एफिशिएंट, हाँ। और क्या? सिक्योर होना चाहिए। सिक्योर होना चाहिए, ठीक है। और इजीली अपडेट भी कर पाएंगे, मेंटेन नहीं अपडेट। हाँ, अपडेट से मतलब ये उसको हम इसमें ले आएंगे मेंटेनेंस में, या ऐसे कह देते हैं कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। So commenting होनी चाहिए, secure। हाँ, कमेंटिंग तो चलो जर्नल हुआ है ना, वो कोड में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा देखें, डिफरेंट चीज़ें आपने बताई, ठीक है। दो, सिक्योरिटी जैसे आपने बोला, ठीक है, सिक्योरिटी आपके सॉफ्टवेयर की मस्ट होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी आपके सॉफ्टवेयर में मस्ट होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी से क्या मतलब, और यही फ्लेक्सिबिलिटी को अचीव करना, अडॉप्ट करना हम इस कोर्स में सीखेंगे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में, ठीक है, कि कैसे हम फ्लेक्सिबल डिज़ाइन करें, ठीक है, कैसे हम फ्लेक्सिबल, जैसे कैसे हमारा कोड ऐसा हो कि हम न्यू फीचर्स उसमें आसानी से ऐड कर सकें, ठीक है। इसके अलावा परफॉर्मेंस हो गया, ठीक है, चलिए परफॉर्मेंस भी डिमांड है। इसके अलावा हम इसमें तो फिर रीडेबिलिटी भी आती है। क्या चीज़? रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी। यस। रीडेबिलिटी मीन्स ओके, रीडेबल होना। कोड रीडेबल हो। अच्छा, कोड रीडेबल हो, ठीक है। कोड रीडेबल के लिए ये कमेंट्स अच्छे से करें, ठीक है। अच्छा, एक और कुछ और क्वालिटी एट्रीब्यूट्स मैं ऐड कर देता हूँ। रिलायबल होना चाहिए, ठीक है। रिलायबल से क्या मतलब है? क्या मतलब? ट्रस्टेड। ट्रस्ट, जिसमें हम ट्रस्ट कर सकें, ठीक है। ट्रस्ट से, अब सॉफ्टवेयर पे ट्रस्ट से क्या मतलब, ठीक है। सॉफ्टवेयर पे ट्रस्ट से मतलब ये है कि आपका, लेट्स से अगर आपके सॉफ्टवेयर पे कोई प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो प्रॉब्लम आने से ये ना हो कि उसका बिहेवियर एक अनयूजुअल सा हो जाए, ठीक है, और वो एक ऐसी जगह पे स्टक हो जाए जहाँ पे सॉफ्टवेयर को ये समझ ना आए कि उसने आगे क्या करना है, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे आप लोग ने प्रोग्रामिंग तो पढ़ी है, ठीक है, उसमें आप लोग एक्सेप्शन पढ़ते हो, एक्सेप्शन पढ़ी है कि नहीं, ठीक है। उसमें आप एक सबसे पहले एग्जांपल जो आपको दी जाती है वो डिवाइड बाय ज़ीरो वाला एरर, ऐसा ही है, ठीक है, डिवाइड बाय ज़ीरो वाला, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, अगर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करते, ठीक है, और ये डिवाइड बाय ज़ीरो वाला प्रोग्राम अगर आप लेट से
हम मैं कोई ऐसी वैल्यू दे दूँ 0 दे दूँ 0 पे डिवाइड कर लूँ, कंपाइल टाइम पे तो कोई मसला नहीं आएगा, लेकिन रन टाइम पे आपका प्रोग्राम क्या होता है, क्रैश हो जाता है, उसको समझ नहीं आती कि अब मैं क्या करूँ। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर में रिलायबिलिटी से मतलब ये है कि अगर कोई एरर आए, ठीक है, तो बजाय इसके कि वो सॉफ्टवेयर स्टक हो जाए, उसको कुछ समझ ही ना आए, वो आपको एक अल्टरनेट बता दे कि भाई आपने क्या करना है। लेट्स से सिस्टम इज़ बिजी, एक सिंपल मैसेज दे दे, अगर सिस्टम काम नहीं कर रहा तो उसका मतलब आपको एक मैसेज आ जाए कि सिस्टम इज़ बिजी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो रिलायबल का एक मतलब तो ये हुआ। दूसरा मतलब ये है रिलायबिलिटी का कि हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन थोड़ी वो है, वाइड है। दूसरा मतलब ये है कि हम रिलायबिलिटी को इसलिए इस ज़ुमरे में लेते हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसका अवेलेबिलिटी रेट जो है वो ज़्यादा हो। ठीक है, अवेलेबिलिटी रेट से क्या मतलब है, इसको मैं ज़रा नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, रिलायबिलिटी अवेलेबिलिटी जो है रिलायबिलिटी के अंदर ही आती है। अच्छा, अवेलेबिलिटी से क्या मतलब है, लेट्स से ऑनलाइन शॉपिंग आप लोगों ने की होगी, ठीक है, लेट्स से daraz.pk पे है, तो बहुत फजूल, लेकिन चलो। अच्छा, अब आप जब भी लेट्स से अक्सर daraz.pk पे जाते हो, ठीक है, और वो सिस्टम उनका डाउन है, अक्सर डाउन हो, ठीक है, तो आपको इससे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा कि यार ये तो ऐसी फजूल है और हम नहीं यूज़ करते। ठीक है, तो अब आप देखें, अगर आपके सॉफ्टवेयर में ये क्वालिटी एट्रीब्यूट अगर नहीं होगा तो आपके प्रोडक्ट को लोग पसंद नहीं करेंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि क्या हम करें हमारे आर्किटेक्चर में, कैसे हम रिलायबिलिटी को अचीव करें। ठीक है, तो ये इसका तो हम कहते हैं कि भाई अवेलेबिलिटी इसकी ज़्यादा हो, अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो कि लेट्स से 24 आवर्स है, 24 आवर्स में एटलीस्ट 23 आवर्स तो वो हमारा सिस्टम जो है वो क्या हो, एक्टिव हो। तो फिर इसके बारे में जो चीज़ें हम डिटेल से पढ़ेंगे इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, कैसे रिलायबिलिटी को हम अचीव करते हैं। ठीक है, तो उसकी डिफरेंट वो है रेडेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन और डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो जैसे अभी मैं आपको जस्ट ये थोड़े कुछ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, रिलायबिलिटी हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, सिक्योरिटी हो गई, परफॉर्मेंस हो गया, और एक और इम्पॉर्टेंट क्वालिटी एट्रीब्यूट जिसका नाम आपको आना चाहिए, दैट इज़ स्केलेबिलिटी। ठीक है, स्केलेबिलिटी का नाम कभी सुना है पहले? उसको बढ़ा सके, हाँ, बढ़ाने से क्या मतलब? एक्सपेंड कर सके, मतलब अगर बड़े लेवल पे लेते हैं हम, अगर जैसे इंटरनेशनल लेवल पे। हाँ, उस तरह भी है, और नहीं इंटरनेशनल लेवल नहीं, स्केलेबल ठीक है, नाम से जाहिर है कि उसका स्केल हम बढ़ा सकें। तो स्केल बढ़ाने से यहाँ पे मतलब ये है, एग्जांपल देख लेते हैं। क्या चीज़? नई चीजें ऐड कर सकते हैं। ऑपरेशन हाँ, नई चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो फिर वो फ्लेक्सिबिलिटी में आता है ना कि हम कहते हैं नए फीचर्स उसमें ऐड कर सके। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से ये आपका एक सिस्टम है, सॉफ्टवेयर सिस्टम है। ठीक है, आपका सॉफ्टवेयर है और यहाँ पे आपके यूज़र्स हैं। ठीक है, और आपकी इस सॉफ्टवेयर पे, आपकी इस वेब पे यूज़र की ट्रैफिक है, मीन्स यूज़र उसको एक्सेस कर रहे हैं। अब यूज़र जो है, लेट्स से नॉर्मल रूटीन में यूज़र जो नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं वो हम कहते हैं कि 1 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन यूज़र्स की डेली इस सॉफ्टवेयर पे ट्रैफिक होती है। ठीक है, अच्छा, अब कोई ऐसे पीक डेज होते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग को देख लो, लाइक कोई ऐसे इवेंट्स आते हैं, ठीक है, ईद है या कोई और ऐसा, क्रिसमस या कोई और ऐसा, या कोई हाँ सेल लगती है ऐसे, तो उस दौरान ये जो ट्रैफिक है वो 1 मिलियन से कितनी हो जाती है? लेट्स से हम कहते हैं कि 1 मिलियन से चलो 10 कर देते हैं। ठीक है, अब 1 मिलियन पे तो सॉफ्टवेयर आपका सही काम कर रहा था, लेकिन 10 मिलियन जब इतना रिक्वेस्ट रेट बढ़ा तो उस वक्त शायद पॉसिबिलिटी है कि ये जो आपका सिस्टम है ये आपका डाउन हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, हम सॉफ्टवेयर का एनालिसिस करते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्केलेबिलिटी, कि ये स्केलेबल कैसा होगा। लेट्स से नंबर ऑफ़ यूज़र्स बढ़ गए तो हमारा सॉफ्टवेयर तब कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखनी है। ठीक है, कि नंबर ऑफ़ यूज़र्स अच्छा कम भी हो तो तब भी क्या करें। लाइक आजकल जैसे क्लाउड का वो है, तो क्लाउड पे देखिए जितने रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं उतना हम उसके लिए पे करते हैं।
तो अब नंबर ऑफ़ यूज़र्स मेरे कम हुए तो मुझे रिसोर्सेज जो मैंने वहाँ पे जो वर्चुअल मशीन्स ली हैं मुझे उसको कम करना होगा। नंबर ऑफ़ यूज़र्स बढ़ गए हैं तो मुझे उन मशीन्स को ज़्यादा करना होगा। तो इसे कहते हैं स्केलेबिलिटी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम या विद सर्टन इवेंट जब नंबर ऑफ़ यूज़र्स की रिक्वेस्ट बढ़ सके तो हम अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम का स्केल बढ़ा सकें ताकि वो जितनी रिक्वेस्ट आ रही है उतने यूज़र्स को वो फैसिलिटेट कर सके। तो ये है आपका स्केलेबिलिटी। ठीक है, तो कितने क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हो गए? परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी पता है कि भाई सिक्योर हो गई, अनऑथराइज्ड यूज़र्स उसे एक्सेस ना कर सके। रिलायबिलिटी देख ली, स्केलेबिलिटी देख ली, परफॉर्मेंस देख ली, और फ्लेक्सिबिलिटी या मेंटेनेबिलिटी, इंटरचेंजेबिलिटी ये वर्ड यूज़ होते हैं। ठीक है, अच्छा अभी कुछ और एट्रीब्यूट्स भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर हम देखेंगे कि डिज़ाइन में हम किन एट्रीब्यूट्स को देखेंगे, और नेक्स्ट कोर्स में ऐसी में आर्किटेक्चर में हम किन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को हम देखेंगे। एक और ये कौन सा नंबर था? 7 था ना ये, उसको देख लेते हैं यार, नंबरिंग दे देते हैं। कितने हो गए? 7 ये स्केलेबिलिटी वाला कितना है नंबर 6 यार? देख लेते हैं, क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ठीक है, अच्छा इसको हम 8 दे देते हैं। ठीक है, और नीचे आते हैं हम एक और क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, बहुत से अच्छा और भी कुछ ना कुछ जहन में आ गए तो देख लेंगे। एक हम कहते हैं कम्प्लेक्सिटी, नंबर 10 हम कहते हैं रीयूजेबिलिटी। ठीक है, अच्छा जी, अब ये कम्प्लेक्सिटी क्या है और ये रीयूजेबिलिटी क्या है, इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और फिर मैं आपको इन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को कैटेगराइज करेंगे 2 कैटेगरीज में कि कौन से क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हम आर्किटेक्चर के वक्त यूज़ करते हैं या आर्किटेक्चर के वक्त हमारा कंसर्न होता है, और कौन से क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हमारे डिज़ाइन के वक्त हमारा कंसर्न होता है। ठीक है, तो जो डिज़ाइन के टाइम जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जो हमारा कंसर्न होता है तो वही चीज़ें हम इस कोर्स में पढ़ेंगे, उन्हीं क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को हम टारगेट करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, पहले आते हैं कम्प्लेक्सिटी पर। कम्प्लेक्सिटी क्या है? वैसे कम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है? हाँ, कॉम्प्लेक्स, मुश्किल। ठीक है, सॉफ्टवेयर में कम्प्लेक्सिटी का मतलब ये होता है, ये आपका कंपोनेंट 1 है, ये आपका कंपोनेंट 2 है, ये आपका कंपोनेंट 3 है, और ये आपका कंपोनेंट 4 है। इन कंपोनेंट का आपस में जो इंटरेक्शन है ना, उसको हम कॉम्प्लेक्सिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर ये इंटरेक्शन कुछ इस तरीके से है, लाइक इतना ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा अगर डिपेंडेंसी है, लाइक ऐसे 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 ऐसे, तो ये जो मैंने लाइन जो ड्रा की है ना, इसका बेसिकली मतलब है कि कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2 पे डिपेंडेंट है, कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 3 पे डिपेंडेंट है, इसी तरह कंपोनेंट 2 जो है वो 4 और 3 पे डिपेंडेंट है। तो अगर आपने इस तरीके का कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिज़ाइन किया, ठीक है, जो आपको नज़र आ रहा है, तो हम कहेंगे कि भाई सॉफ्टवेयर की कम्प्लेक्सिटी क्या है? ज़्यादा है। अब इस कम्प्लेक्सिटी से प्रॉब्लम क्या होगी? इस कम्प्लेक्सिटी से प्रॉब्लम क्या होगी? मेंटेनेंस में मसला होगा। ठीक है, कंपोनेंट 3 को मैं कंपोनेंट 3 में इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, इसके लिए दूसरा वर्ड भी यूज़ होता है कपलिंग। मैं यहाँ पे भी जैसे वर्ड लिखे तो कपलिंग भी इसे ही कहते हैं। ठीक है, कपलिंग मीन्स कि क्या एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ कितना लिंक्ड है, कितना उस पर डिपेंडेंट है। तो अब हमें ये कॉम्प्लेक्सिटी क्या करनी है? अवॉइड करनी है। जब सिस्टम आपने डिज़ाइन किया इस तरह का कॉम्प्लेक्स, तो मेंटेनेबिलिटी फैक्टर उसमें कम होगा, रीयूजेबिलिटी फैक्टर उसमें कम होगा। अब ये रीयूजेबिलिटी क्या चीज़ है? नाम से ज़ाहिर है रीयूजेबिलिटी। ठीक है, कि हम सेम सॉफ्टवेयर के कुछ कंपोनेंट्स को रीयूज़ कर सकें। ठीक है, रीयूज़ मीन्स कि लेट्स से कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पे सैलरी की इनवॉइसेस बनती हैं। ठीक है, उनका एक कंपोनेंट है जो उनके एम्प्लॉयज़ को सैलरीज वगैरह देता है, उसको मैनेज करता है। ठीक है, जो ऑलरेडी हमने एक जगह पे बनाया। अब यूनिवर्सिटी के अंदर भी एम्प्लॉयज़ को सैलरीज दी जाती हैं। ठीक है, तो अब उस कंपोनेंट को यूनिवर्सिटी के लिए दोबारा ना बना जाए, बल्कि उस कंपोनेंट को यहाँ पे क्या किया जाए? रीयूज़ किया जाए। तो अगर वो कंपोनेंट, ये जो आपको अभी जो डिज़ाइन नज़र आ रहा है, इस तरह से बना हुआ हो, जैसे ये कंपोनेंट 1 को देख लें,
ये 2 पे भी डिपेंडेंट है, 3 पे भी डिपेंडेंट है, 4 पे भी, तो फिर हमारे लिए उसको वो करना क्या है, हमारे लिए उसको रीयूज़ करना क्या होगा, वो मुश्किल होगा। ठीक है, जितनी कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी उतनी रीयूजेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितनी कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी उतनी मेंटेनेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को दोबारा देखते हैं और इनको हम देखते हैं कि हम हमारे इस कोर्स में डिज़ाइन में हम किन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स पे फोकस करेंगे और आर्किटेक्चर में हम किन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो यूज़र फ्रेंडली, ठीक है, इंटरफेस आपका, ठीक है, तो इंटरफेस आपका इसे हम कह लेते हैं कि हम ये तो एक जनरल सा वो है, इनसे बाकी इनसे हम इसको वो भी कर देते हैं। इंटरफेस एक ऐसा वो है कि इसका ताल्लुक आपके जब आप कोड की तरफ जाते हैं, कोड की तरफ, ठीक है, तो तब हम देखते हैं कि भाई हमारा इंटरफेस कैसा होगा। ठीक है, तो इसको अभी के लिए ज़रा हम बाकी क्वालिटी एट्रीब्यूट से सेपरेट करते हैं, आर्किटेक्चर और डिज़ाइन से। ठीक है, बाकी पे आते हैं परफॉर्मेंस पे। ठीक है, अब परफॉर्मेंस का जो क्वालिटी एट्रीब्यूट है, एक मिनट यार, हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और आप मुझे, आपने लिखे ना ये एट्रीब्यूट्स, मुझे वन बताएं तो मैं उसको फिर कैटेगराइज करता हूँ। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे करते हैं क्वालिटी एट्रीब्यूट्स और दो कैटेगरीज हम, दो ब्रांचेस की बनाते हैं। एक को हम कहते हैं आर्किटेक्चर और एक को हम कहते हैं डिज़ाइन। तो अब लेट्स से पहला क्वालिटी एट्रीब्यूट जो है, लेट्स से हम परफॉर्मेंस कहते हैं। अब परफॉर्मेंस को हम कहाँ देखते हैं? ठीक है, परफॉर्मेंस को हम दोनों कैटेगरीज में देखते हैं। जब आर्किटेक्चर की बात आएगी तो वहाँ पे भी हमारा एक कंसर्न जो है वो क्या होगा, परफॉर्मेंस होगा, और डिज़ाइन पे भी हमारा एक कंसर्न परफॉर्मेंस होगा। अब डिज़ाइन पे हमारा कंसर्न परफॉर्मेंस क्या होगा? देखिए, डिज़ाइन में आपका कोड आता है, कोड में आपका जब कोड है तो कोड में आपके पास क्या आता है? कोड में आपके पास डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं, ठीक है, एल्गोरिथम्स आते हैं, ठीक है। तो आपके डेटा स्ट्रक्चर और आपके डिज़ाइन का ताल्लुक एल्गोरिथम डिज़ाइन का ताल्लुक परफॉर्मेंस है कि नहीं? कैसे है? दोनों नहीं तो एक तो पढ़ा होगा, डेटा स्ट्रक्चर तो पढ़ा होगा ना। डेटा स्ट्रक्चर का ताल्लुक परफॉर्मेंस से कैसे है और एल्गो का ताल्लुक परफॉर्मेंस से कैसे है? हाँ, आप लेट्स से कहीं पे आपका काम एरे से हो रहा है, ठीक है, और आप लिंक लिस्ट यूज़ कर रहे हो, तो आपको पता है कि एरे का एक्सेस वो फास्ट है लिंक लिस्ट से, ठीक है। ये एक पॉइंट है परफॉर्मेंस में, आपको इसको देखना है। अच्छा, एल्गोरिथम, लेट्स से कोई सॉर्टिंग की टेक्निक है, तो डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं, डिफरेंट रनिंग टाइम है, तो अब वहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन सा ज़्यादा सूटेबल है और हमें, तो ये चीज़ें परफॉर्मेंस में मैटर करती हैं। अच्छा, आर्किटेक्चर में भी परफॉर्मेंस मैटर करती है कि ये जो आपके कंपोनेंट्स हैं कैसे इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन मैं अभी उस पर बात नहीं करता क्योंकि हमने आर्किटेक्चर देखा नहीं है, ठीक है, जैसे हम उसको कैटेगराइज कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा क्वालिटी एट्रीब्यूट जो था वो कौन सा था? फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, उस पर ज़रा बात कर लेते हैं। अच्छा, देखिए, डिज़ाइन में फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है? फ्लेक्सिबल डिज़ाइन में फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि हम हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम में चेंजेस को इजीली अडॉप्ट कर सकें, ठीक है। हमारी जो लेट्स से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं, ठीक है, हम हर ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास क्या होगी? क्लास होगी। तो हम क्लासेस को कैसे मैनेज करें, कहाँ पे कंपोजिशन यूज़ करें, कहाँ पे इनहेरिटेंस यूज़ करें, ठीक है, और कौन से डिज़ाइन पैटर्न्स यूज़ करें, कैसे नई क्लास ऐड करें तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लासेस हैं वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। क्वालिटी एट्रीब्यूट्स दोनों उसमें आते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जिसका ताल्लुक डिज़ाइन के साथ ज़्यादा, जैसे परफॉर्मेंस उसका दोनों के साथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है तो उसका ताल्लुक भी दोनों के साथ है, लेकिन हम अभी डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। अच्छा, स्केलेबिलिटी को हम
आर्किटेक्चर लेवल पे देखते हैं, ठीक है। स्केलेबिलिटी को हम आर्किटेक्चर लेवल पे देखते हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर लेवल पे देखने का मतलब क्या है कि आपके पास जो आपका आर्किटेक्चर है वो आपने ऐसे डिज़ाइन करना है कि वो नंबर ऑफ़ यूज़र्स जब ज़्यादा हो तो वो उसको देख सके। एक काम करते हैं, मैं आपको आर्किटेक्चर डिज़ाइन पे तो हमारा डिटेल्स से लेक्चर है, लेकिन मैं अभी के लिए चूँकि बार बार ये वर्ड यूज़ हो रहा है तो इट्स बेटर कि मैं अभी आपको थोड़ा सा आर्किटेक्चर और डिज़ाइन का डिफरेंस बता दूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। देखें, अगर मैं आर्किटेक्चर की बात करता हूँ तो आर्किटेक्चर का मतलब क्या है, पहले मैं आपको इस फास्ट यूनिवर्सिटी की एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं आपको सॉफ्टवेयर की एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो फास्ट यूनिवर्सिटी की आर्किटेक्चर की एग्जांपल ये है कि आर्किटेक्चर जो है आपका, उसे हम कहते हैं, आर्किटेक्चर के लिए एक और वर्ड भी यूज़ होता है, इसको अपने पास नोट कर लें। क्या चीज़? स्ट्रक्चर तो दोनों के लिए, स्ट्रक्चर नहीं, इसे हम कहते हैं हाई लेवल डिज़ाइन, ठीक है। ये ज़रा नोट कर लें, हाई लेवल डिज़ाइन। और जो हमारे पास डिज़ाइन है इसे हम कहते हैं लो लेवल भी कह सकते हैं, डिटेल डिज़ाइन भी कहते हैं। ये दोनों वर्ड इसके लिए यूज़ होते हैं। अच्छा, आर्किटेक्चर से हमारा क्या मतलब है? देखिए, आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि हम चूँकि हाई लेवल का है ना, इट्स मीन कि हम उसकी डिटेल्स में नहीं जाते, ठीक है। डिटेल्स में नहीं जाने का मतलब ये है कि लेट्स से फास्ट की बिल्डिंग है, तो अगर इसका आर्किटेक्चर हम देखना हो या बनाना, तो हम ये चीज़ देखेंगे कि कितने रूम्स हैं, कितने लॉन्स हैं, मॉस्क कहाँ पर है, पार्किंग एरिया कहाँ पे है, लैब्स कहाँ पे हैं, और ये सारी चीज़ें आप इसमें कैसे कनेक्ट है, ये आपका क्या होगा? आर्किटेक्चर। फिर जब हम हाई लेवल, फिर जब हम इसकी डिटेल्स में जाएंगे कि एक रूम के अंदर एसी कितने हैं, लाइट्स कितनी है, विंडोज़ कितनी है, ठीक है, कर्टन्स कितने हैं, एक्सेट्रा। तो ये हम कहाँ पे जा रहे हैं? डिटेल की तरफ। इसे कहते हैं डिज़ाइन। ये जनरल एग्जांपल होगी। अब सॉफ्टवेयर की एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से फ्लेक्स है, ठीक है। फ्लेक्स की एग्जांपल देता हूँ कि सबने यूज़ किया हुआ है। अच्छा, फ्लेक्स का पहले आर्किटेक्चर देखते हैं, ठीक है। फ्लेक्स में मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं? लेट्स से हमारे पास स्टूडेंट का एक पोर्टल है, अटेंडेंस में आते हैं, ठीक है। क्या? सॉरी, रजिस्ट्रेशन। वो स्टूडेंट के उसमें आ जाता है ना। पहले हम आर्किटेक्चर पे बात करते हैं। एक स्टूडेंट के लिए पोर्टल बनाया हुआ है, एक हमने फैकल्टी के लिए बनाया हुआ है, एक हमने फैकल्टी के लिए बनाया है, और एक हमने, इसको ज़रा कंपोनेंट की शेप दे देता हूँ, एक हमने स्टूडेंट के लिए। अच्छा, तीसरा हमने एकेडमिक्स के लिए बनाया हुआ है, ऐसा है कि नहीं? एकेडमिक्स के लिए, ठीक है। चौथा कंपोनेंट हम, और क्या है? अकाउंट्स वाले के लिए है। चलो हम इधर अगर नहीं भी है, किसी और में एज्यूम कर लेते हैं। चलो, अकाउंट्स के लिए एक है, हाँ, लाइब्रेरी का भी कह देते हैं, ठीक है। एक अकाउंट्स के लिए हो गया, एक हो गया लाइब्रेरी के लिए, और क्या बोले? हॉस्टल के लिए। चलो, हॉस्टल के लिए भी कर लेते हैं, ठीक है। अभी तो है नहीं, शायद उस पर बन जाए। वैसे ही रिज्यूम करें जैसे उसको बढ़ा रहे हैं। अच्छा, अब ये आपको इंडिविजुअली जो दिखाए जा रहे हैं, ये क्या है? कंपोनेंट्स, ठीक है। ये क्या है? कंपोनेंट्स, ठीक है। इन कंपोनेंट्स का क्या आप इसमें इंटरेक्शन है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका आर्किटेक्चर हो गया, ठीक है। हाई लेवल का था ना, तो हम अभी डिटेल्स में नहीं गए, हमने उसका एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया, हाई लेवल से उसको बर्ड आई से ऊपर से देखा कि हमारे पास इस सिस्टम में क्या चीज़ है। हमने कहा भाई ये मेन कंपोनेंट्स, एक टीचर के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, एक एकेडमिक्स के लिए, एक हॉस्टल के लिए, एक लाइब्रेरी के लिए। तो आर्किटेक्चर आपका कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अब जब हम डिज़ाइन की बात करेंगे तो डिज़ाइन के लिए आप ऊपर देखिए हमने क्या लिखा है? लो लेवल डिज़ाइन, ठीक है। अब डिज़ाइन में जैसे हम कहते हैं ना, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो क्यों कहते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? क्योंकि वो सिस्टम के ज़्यादा क्लोजर होती है, 0-1 बाइनरी लैंग्वेज। इसी तरह लो लेवल डिज़ाइन जो है, ये कोड के ज़्यादा क्या है? क्लोजर होता है, ठीक है। अब लो लेवल डिज़ाइन में हम क्या करेंगे?
लो लेवल डिज़ाइन में हम ये एक ही कंपोनेंट उठाएंगे और उसकी डिटेल्स में जाएंगे। लेट से हमने कंपोनेंट उठाया ये स्टूडेंट वाला। तो अब जो आप लोगों ने बात की थी कि अब हम कहते हैं कि इस एक कंपोनेंट के अंदर क्या है। तो जैसे अभी आपने बात की उसकी रजिस्ट्रेशन की, ठीक है, हम कहते हैं भाई इसमें रजिस्ट्रेशन होगी, ठीक है। दूसरा काम आपने क्या कहा था? ट्रांसक्रिप्ट है, फीचर। हाँ, ट्रांसक्रिप्ट है, अटेंडेंस है, फिंगर टिप्स पे काउंट करें और अपनी आप बाकी जो एवोल्यूशन वगैरह देखते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें एक किस में, एक स्टूडेंट के कंपोनेंट के पोर्टल स्टूडेंट की कंपोनेंट के अंदर। अब ये क्या है, ये डिज़ाइन है। जब आप डिटेल्स में जाते हैं वो डिज़ाइन है। अब आपके पास क्या होगा, लेट्स से ये ट्रांसक्रिप्ट के लिए ये क्या लिखा मैंने, रजिस्ट्रेशन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अब आप क्या करोगे, लेट्स से कोड करोगे, ठीक है। आपके पास क्या होंगी, क्लासेस होंगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, चूँकि हम जावा पढ़े हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो हम क्या करेंगे, हम क्लासेस को देखेंगे। क्लासेस का तो सबको पता है ना, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस का आप इसमें इंटरेक्शन, ठीक है। तो जब ये चीज़ें हम डील करेंगे ना, तो ये इसे हम कहेंगे डिज़ाइन, डिटेल डिज़ाइन। क्लासेस का क्लास के साथ क्या इंटरेक्शन है, कहाँ पे कंपोजिशन यूज़ करें, कहाँ पे इनहेरिटेंस यूज़ करें, कंपोजिशन कैसे बेटर है इनहेरिटेंस से, ठीक है। कौन सा पैटर्न यूज़ करें कि हमारी ये जो कोड है ये फ्लेक्सिबल हो जाए, ठीक है। हम इसमें, तो ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में आगे चल के देखेंगे। डिज़ाइन आर्किटेक्चर का डिफरेंस थोड़ा क्लियर हुआ? थोड़ा मज़ीद इसको खैर नेक्स्ट वीक में जो हमारी डिज़ाइन भी वो है उस पर उसको हम मज़ीद इसको दोबारा क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमारी बात ये थी कि हम इस कोर्स में जो फोकस करेंगे ना वो इस डिज़ाइन लेवल पे करेंगे, ठीक है। डिज़ाइन कोड, हम आर्किटेक्चर पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। आप जब भी देखोगे हम आगे जितना काम कर रहे होंगे, हम क्लासेस की बात कर रहे होंगे, क्लासेस, क्लास टू क्लास का इंटरेक्शन, ठीक है, और फिर कोड, कंपोजिशन, इनहेरिटेंस, ठीक है। पहले भी ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं, आपने पहले इनहेरिटेंस पढ़ी है, कंपोजिशन पढ़ी होगी, ठीक है, बिल्कुल पढ़ी होगी, इम्प्लीमेंट भी किया होगा, ठीक है। लेकिन वो सिनेरियो शायद ना देखा, क्योंकि उस कोर्स में ज़्यादा फोकस जो होता है ना आपके प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स को इम्प्रूव करना, कि आपको ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से हम नहीं देखते कौन सी कंपोजिशन बेटर है कि इनहेरिटेंस बेटर है, किस सिनेरियो में क्या यूज़ करना चाहिए, ये सब चीज़ें हम इस कोर्स में देखेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे क्वालिटी एट्रीब्यूट्स की, ठीक है। तो कुछ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को हम आर्किटेक्चर लेवल पे देखते हैं, कुछ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को हम डिज़ाइन लेवल पे देखते हैं। तो अब अपने पास नोट कर लें कौन से वो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं जिसको हम इस कोर्स में हम देखेंगे। देखें, फ्लेक्सिबिलिटी या मेंटेनेबिलिटी, उस पर हमारा फोकस होगा। कम्प्लेक्सिटी, उस पर हमारा फोकस होगा, ठीक है। रीयूजेबिलिटी पे, उस पर हमारा फोकस होगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं ना, ठीक है, इस पे हमारा फोकस होगा कि हम इस डिज़ाइन में क्या करें, इसको अचीव करें, ठीक है। और यही चीज़ें हम डिज़ाइन में देखेंगे, ठीक है। मैं ज़रा ओपन करता हूँ दोबारा इस पे, ये तो इस एक स्लाइड में हमने काफ़ी टाइम लगा दिया, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम और हम देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है, ठीक है। अच्छा जी, अभी जो चीज़ें आ रही है ना वो हम कल डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट आपको दोबारा से एक और यूज़ इसमें मिल जाएगा। देखिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को कहते हैं कि इफ़ यू हैव टू डिवाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इनटू 2 मेजर फेसेस, तो वो 2 फेसेस क्या है, वो आपके पास एक है कंस्ट्रक्शन और एक है आपके पास मैनेजमेंट, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ नज़र आ रही है, कौन कौन से फेजेस नज़र आ रहे हैं? रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, कोडिंग तक हम यहाँ पे इस कोर्स में इसको इंशाल्लाह कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर टेस्टिंग, मेंटेनेंस ये अगले कोर्सेज में आता है। अच्छा, मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है, जैसे प्रोजेक्ट प्लानिंग हो गई, ठीक है, ये भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पार्ट है। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास होता है VCS, वर्जन कंट्रोल सिस्टम।
आपने गिट और गिट हब का नाम तो सुना होगा, Yes, sir. ठीक है, क्या है वो, वर्जन कंट्रोल होता क्या उससे? सर आप Open ट्रैक source है। कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट का, और आप अगर आपने कोई चेंज कर दी है अपने प्रोजेक्ट में तो हाँ। आप समझिए गलती हुई है मतलब, तो आप दोबारा वापस आ सकते हैं। बैक ट्रैक प्रीवियस वर्जन पे आ सकते हैं। बाकी लोग सही कह रहे हैं, Yes, sir. ठीक है, ये क्या है? क्या? Yes, नहीं और लोग बताइए सही कह रहे हैं कि नहीं? sir, सही है. अच्छा ठीक है, ठीक कह रही है, ठीक है। नॉर्मली लोग गिट हब्स को ये इस तरह देखते हैं कि बस सर वहाँ पे प्रोजेक्ट्स पड़े होते हैं, हम वहाँ से उठाते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली ये कोड पड़ा होता है, ये बेसिकली वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ, ये इंशाल्लाह आप नेक्स्ट कोर्स में ऐसी में देख लोगे। अच्छा, वर्जन कंट्रोल सिस्टम ये होता है कि लेट्स से मैंने आज डे 1 पे काम किया, ठीक है, और एट द एंड ऑफ डे मैंने उसका एक वर्जन बना के उसको मैंने वो कर दिया, वर्जन उसका मैंने एक बना लिया। अब नेक्स्ट डे पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने 5, 6, 7, 8 आवर्स काम किया, ठीक है, और मैंने उसका भी वर्जन बना के उसको भी सेव कर लिया। मैं इसी तरह कर रहा हूँ। अब लेट्स से मैं डे 7 पे गया हूँ और डे बाई डे कोड बढ़ रहा है, कोड आप इसमें इंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है। डे 7 पे गया हूँ तो मैंने आज काम किया और उसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम आया कि डे 6 तक जो फीचर्स थे वो ठीक काम कर रहे थे, लेकिन आज डे 7 में मैंने और कोड किया, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई। अब मैं प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। लेट्स से मैं स्टक हो गया, नहीं समझ आ रही कि किसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो मेरे पास डे 6 का वर्जन पड़ा हुआ है ना, मैं दोबारा उस पर क्या करूँगा, रोल बैक कर दूंगा कि डे 6 तक तो सब कुछ ठीक काम कर रहा था ना। इट्स मीन डे 7 पे जो मैंने काम किया उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। तो ये आपको आपके एरर्स प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने का भी एक तरीका है, ठीक है। और बाकी आप देखो कि लेट्स से विंडोज़ वगैरह की जो अपडेट्स आती रहती है तो उसमें भी ये वर्जन इसी तरह होते हैं कि लेट्स से नए वर्जन में कोई प्रॉब्लम है तो प्रीवियस वर्जन उनके पास पड़ा होता है, उसमें वो उसको रिस्टोर कर लेते हैं। फिर है क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंस्टॉलेशन एंड ट्रेनिंग। इंस्टॉलेशन ट्रेनिंग तो वैसी है, क्वालिटी एश्योरेंस ये है कि क्वालिटी को अश्योर करना। QA की टीम होगी, वो आपके सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेगी जिस तरीके से करती है, जो टूल्स यूज़ करेगी। QA टीम का काम ही है कि वो आपके सॉफ्टवेयर से क्या करे, एरर्स को निकाले। अगर वो आपके सॉफ्टवेयर से एरर को नहीं निकाल रहा तो इट्स मीन कि QA टीम फेल हो गई। QA टीम सक्सेसफुल तभी होती है जब भी वो आपके सॉफ्टवेयर से कोई प्रॉब्लम को निकाल ले, और ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, कि सॉफ्टवेयर बनाया और सब कुछ परफेक्ट हो। प्रॉब्लम्स आती है जो वक्ती तौर पे नज़र नहीं आती, ठीक है। तो ये काम आपकी QA टीम का है। अच्छा, ये कुछ सब ऐसी जनरल सी किताबी बातें जिसे कहते हैं ना कि आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी, तो वो हम देख रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फेजेस को दो उसमें डिवाइड इस तरह भी करते हैं, डेफिनेशन एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। डेफिनेशन के आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट, ठीक है। व्हाट से क्या मतलब आप लेते हैं, व्हाट से मतलब हम ये लेते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू बिल्ड, हम क्या बनाने जा रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है। तो इसमें आपके पास रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। डेवलपमेंट में क्या है, डेवलपमेंट में ये कि हम कैसे इसको डेवलप करेंगे, हाउ। तो हाउ में आपका हाउ का आंसर आप करते हो बाय यूजिंग डिज़ाइन एंड देन फिर कोड। और उसके बाद तीसरा है मेंटेनेंस का फेस, वो चलता रहता है, मैनेजिंग चेंज। और एक चौथा वर्ड यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है अम्ब्रेला एक्टिविटीज़। ये बुक्स में कहीं आपको नज़र आएगा तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे ऐड किया है। अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ थ्रू आउट लाइफ साइकिल, मीन्स अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ आप यूँ कह लो मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये मैनेजमेंट जो है ना, देखें, ये मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट की फ़ेज़ में भी चाहिए, डेवलपमेंट की फ़ेज़ में भी चाहिए, हर फेज़ में ये मैनेजमेंट चाहिए। तो इसलिए इसको अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ कह रहे हैं, ठीक है। ये अम्ब्रेला की तरह हर फेज़ में आपके पास होंगी। अच्छा, अभी कुछ वर्ड्स हैं जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ उनके मतलब, और ये रिक्वायरमेंट में हम डिटेल से बात करेंगे, रिक्वायरमेंट का एनालिसिस हम डिटेल से करेंगे, मॉडलिंग हम डिटेल से करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अभी कुछ बेसिक सी आपको बातें बताता हूँ कि रिक्वायरमेंट डेफिनेशन और एनालिसिस में हम बेसिकली हम क्या करते हैं, ठीक है। तो हम रिक्वायरमेंट्स को इस तरह से कोड करते हैं लाइक कि हम देखते हैं कि नंबर 1 रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी, ठीक है, क्या फंक्शनैलिटी यूज़र को चाहिए, ठीक है। रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस, क्या परफॉर्मेंस वो हमसे डिमांड कर रहा है, क्या इंटरफेस यूज़र चाह रहा है। और एक ये अभी तक जो 2-3 चीज़ें हैं इसका मतलब सिंपल है जो आपको देख के समझ आ गया, लेकिन ये जो एप्लीकेशन डोमेन है इस पर ज़रा बात करते हैं कि ये डोमेन का क्या मतलब है, ठीक है। ये डोमेन का मतलब भी ज़रा समझ डालें क्योंकि ये बार बार ये वर्ड भी यूज़ होगा, कई जगह भी आपको नज़र आएगा डोमेन डोमेन डोमेन।
ये डोमेन क्या है? देखिए, डोमेन को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्यों स्टडी करना उसको ज़रूरी है, या क्यों उसका एनालिसिस करना ज़रूरी है? देखिए, आपको कोडिंग आती है, ठीक है, आपको प्रोग्रामिंग आती है, लेकिन आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो वहाँ पे काम कैसे हो रहा है वो आपको नहीं पता। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बैंक्स की, ठीक है। तो बैंक्स के अंदर फाइनेंस और अकाउंटिंग का कितना काम है कि नहीं? वो कौन से फार्मूलाज यूज़ करते हैं, वो किस तरह से अकाउंट्स मैनेज करते हैं, क्रेडिट डेबिट, उनका इंटरेस्ट प्रॉफिट, वो चीज़ें शायद हमें पता ना हो। तो अब जब बैंक्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है तो आप कोई डोमेन स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ये डोमेन की नॉलेज आप लोग उनसे लोगे, क्योंकि अगर डोमेन का आपको पता नहीं होगा तो आप सॉफ्टवेयर में क्या बनाओगे, ठीक है। इसी तरह कल जैसे हमने AI की बात कर रहे थे, तो उसमें हम कह रहे थे कि लेट्स से मैंने कोई एग्जांपल दी थी, पता नहीं आप क्लास में दी थी कि दूसरी सेक्शन में दी थी, मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग। मतलब AI एक सॉफ्टवेयर है AI बेस, जिसको हम एक्सरे की इमेजेस या MRI इमेजेस देते हैं, उसमें से वो डिटेक्ट करता है कि बंदे को ट्यूमर है कि नहीं, या कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। तो इस केस में हम तो कंप्यूटर से काम करवा लेंगे, लेकिन हमें उस डोमेन का थोड़ा पता तो हो ना कि ट्यूमर दिखता कैसा है, ठीक है, ट्यूमर एक्सरे में ब्रेन की किस हिस्से में एक्सपेक्टेड है, ये चीज़ें तो हमें पता होनी चाहिए ना, ठीक है। तो ये इसे कहते हैं डोमेन की अंडरस्टैंडिंग या डोमेन को स्टडी करना, ठीक है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक डोमेन होता है, उनका अपना एक काम करने का तरीका होता है, तो उसको हमें समझना ज़रूरी है, ठीक है। फिर डेफिनेशन की फेज़ में कुछ और चीज़ें हैं, जैसे इसको जल्दी जल्दी देखते हैं, ठीक है। जैसे प्रोजेक्ट प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग होती है, रिसोर्सेज को देखा जाता है, कॉस्ट एस्टिमेट की जाती है, ठीक है, कि कितने टाइम में ये सॉफ्टवेयर आपका बन जाएगा, ठीक है। बस इस चीज़ों को, कुछ चीज़ों को मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। अच्छा, डिज़ाइन में आपके पास कौन कौन से डिज़ाइन होते हैं? देखिए, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन बता दिया, आपकी एप्लीकेशन का इंटरफेस कैसा होगा। हाई लेवल डिज़ाइन अभी बता दिया आर्किटेक्चर पे, ठीक है। लो लेवल डिज़ाइन, उस पर भी थोड़ी सी बात कर ली, ठीक है। आपके क्या कहते हैं उसको, डेटा स्ट्रक्चर का डिज़ाइन, आपके एल्गोरिथम का डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें आपके सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के अंदर आती हैं, ठीक है। ये स्लाइड भी हमने डिस्कस कर दी कि क्वालिटी जो है वो आप सॉफ्टवेयर में फर्स्ट 2 फेजेज़ में ज़्यादा ला सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप रिक्वायरमेंट या डिज़ाइन के फेज़ में और उस वक्त आपको कस्टमर आके कुछ चेंजेस बताता है, तो ठीक है, हम चेंजेस को अडॉप्ट कर लेंगे, हम डिज़ाइन को चेंज कर लेंगे ना, ठीक है। तो डिज़ाइन को चेंज करने में कितना टाइम लग जाएगा? थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन कोड में चेंजेस करने से टाइम ज़्यादा लगेगा, और कोड में चेंजेस करने से प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकती है। लेकिन डिज़ाइन तो एक लॉजिकल चीज़ है, आपने किसी टूल में बनाया है, उसमें हम चेंजेस कर लेंगे, थोड़ा सा हमारा टाइम लग जाएगा, लेकिन जितना आगे फेज़ में जाएंगे तो उतना हमारे पास कॉस्ट ज़्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, एक पिक्चर अक्सर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्लाइड्स में अक्सर नज़र आएगी, ठीक है। ये बता रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो सारा प्रॉब्लम जो है ना, घूम फिर के फर्स्ट फेज़ पे आ जाता है, रिक्वायरमेंट के फेज़ में, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट, लेट्स से हाउ द कस्टमर ने एक्सप्लेन ऐसे किया था कि मुझे ये चाहिए, ठीक है। हाउ द प्रोजेक्ट लीडर ने ये समझा कि वो ये चाह रहा है, ठीक है। और एनालिस्ट ने जब उसको डिज़ाइन किया तो उसने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया, ठीक है। प्रोग्रामर ने उसको अपने तरीके से कोड करके कुछ बना दिया, ठीक है। और बिजनेस कंसल्टेंट मींस जो मार्केट है वो एक प्रोडक्ट को किस तरीके से लेट से देख रही है। और ये क्या है, हाउ द प्रोजेक्ट वाज डॉक्यूमेंटेड, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन की ही नहीं है, ठीक है। और व्हाट ऑपरेशंस, क्या लिखा है, व्हाट ऑपरेशंस इंस्टॉल, ठीक है। और यहाँ पे हाउ द कस्टमर वाज बिल्ड, कस्टमर से बिल इतना चार्ज किया कि हम पता नहीं क्या बनाने जा रहे हैं, ठीक है, किस चीज़ की प्लानिंग नहीं। और हाउ इट वाज सपोर्टेड, ठीक है। और आखिर में आप इस पे मेन उस पे आते हैं, और कस्टमर एक्चुअली बेसिकली चाहता ये था, ठीक है। और हमने इतना टाइम ज़ाया किया, इतना एफर्ट की, सब कुछ किया, तो मसला कहाँ से आ रहा है? कस्टमर से मसला आ रहा है, मसला इस पहले फेज से आ रहा है। हाँ, कस्टमर से नहीं, मसला इस फेज से आ रहा है, रिक्वायरमेंट से, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर मैं आपको बताता हूँ, सबसे जो निगलेक्ट किया जाता है ना फेज़, वो ये रिक्वायरमेंट्स का है, ठीक है।
और मैं आगे लेक्चर्स में आपको बताऊंगा कुछ सर्वे वगैरह की स्टडी थी। तो जब वो सर्वे वगैरह कंडक्ट किया गया तो उस सर्वे में ये उसका कंक्लूजन ये था कि जो मोर देन 60-70% जो प्रोजेक्ट फेलियर जो हुए हैं ना, उसमें जो मसला ये था वो रिक्वायरमेंट्स में था कि रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं था। तो ये सबसे पहला फेज़ है रिक्वायरमेंट्स का, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज़ है क्योंकि इसी फेज़ पे चल के डिज़ाइन होता है, इसी डिज़ाइन की फ़ेज़ पे कोड। तो अगर रिक्वायरमेंट सही नहीं है डिज़ाइन में मसला आएगा, डिज़ाइन सही नहीं है तो कोड में मसला आएगा। तो रिक्वायरमेंट का फेज़ बहुत क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो द मोस्ट अवेटेड स्लाइड, ठीक है। अच्छा जी।